हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर लिटरेचर लवर्स पर। मैं राजेंद्र साहू आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से संबंधित थोड़ा जानकारी लेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जिसके तहत अब पैट एग्जाम उत्तर प्रदेश सरकार में जो नई भर्तियों की जो विज्ञप्ति निकलेगी पैट एग्जाम के तहत होगी। और पैट एग्जाम अपने स्तर का एक अलग एग्जाम है। जो पूर्व में यूपी ट्रिपल एससी के सिर्फ एक एग्जाम हुआ करता था और अब उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी में परिवर्तन करते हुए एग्जाम के पैटर्न बदलते हुए पैट एग्जाम होगा। पैट के बाद हम लोग मेंस एग्जाम देंगे, जिसके तहत विभिन्न पदों पर जो वैकेंसियां निकलेंगी उनके हम लोग फॉर्म डाल पाएंगे। तो इसी में आज हम लोग इसी कड़ी में क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चैनल पे आप हम लोग नए हैं तो आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस चलती हैं। अब टीजीटी पीजीटी क्लासेस के बाद हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के नए बैच में हम लोग हमारा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारा भूगोल, विश्व का भूगोल, विज्ञान हो, चाहे हमारा जनरल अवेयरनेस हो, हिंदी, गणित, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश और भी दो तीन चीज़ें जो जोड़ी गई हैं उन सभी के बारे में बारी बारी से क्लासेस पढ़ेंगे और समझेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में क्या क्या जोड़ा गया है और कितना सिलेबस अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हमारा इतिहास का पहला टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग देखेंगे कि प्राचीन समय में जो हमारा इतिहास था उसको इतिहास को यदि हम लोग अपने हिसाब से वर्णित करते हैं तो तीन प्रकार से: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। लेकिन जब नवपाषाण काल के बाद, स्टोन एज के बाद मानव विकास करता है। विकास करने के बाद विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का विकास होता है। उस विकास की कड़ी में हम लोग फिर इतिहास को दो रूपों में पढ़ते हैं, जिसके साक्ष्य मिलते हैं और जिसके अधूरे साक्ष्य मिलते हैं। तो एक प्रकार का एक साक्ष्य होता है जिसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं और दूसरे को प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में ही हम लोग समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो पूर्व में, प्राग मतलब पूर्व में जो घटनाएं हुई उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, और जो ऐतिहासिक काल है उस ऐतिहासिक काल की एक घटना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक भारत की समृद्ध सभ्यताओं में से एक और प्राचीन जो हमारा समय है, इसमें मानव कैसे विकास किया है, मानव में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप थे उसकी सभ्यता कैसी थी, कैसे उसके रहन सहन था, किस प्रकार से सिंधु जो घाटी के समीप में इसका विकास हुआ है, इसके विकास होने का कारण क्या है, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु जैसा कि एक नदी का नाम है, प्राचीन जो हमारा इतिहास है ऋग्वेदिक काल से लेके आज भी सिंधु का जो जिक्र होता है। सिंधु नदी जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। सिंधु पूर्व में भारत में जो इतिहास हमने देखते हैं, इतिहास में सबसे ज्यादा जो वर्णन है सिंधु नदी का है। सिंधु के साथ साथ जो सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं, और सिंधु नदी के जो समीप में डेवलप सभ्यताएं हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के स्थान पाए गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो। अब इन्हीं स्थानों के नाम के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। जो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है उनमें से एक सभ्यता जो हमारी है कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो स्थान है वो हम लोग देखते हैं हड़प्पा। जो हड़प्पा है एक स्थल है, और हड़प्पा के बाद एक स्थल जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा। 3 से 4 साल पहले मोहनजोदारो एक ऋतिक रोशन उसमें स्टार थे, उसमें मूवी आई हुई थी, उसके बारे में काफी बताया गया था, ऐतिहासिक मूवी थी। वही स्थान है जिसके बारे में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। ये सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास विकसित होती है। विकसित होने के पूर्व ये सभ्यता थी एक नगरीय सत्ता हुआ करती थी। इसका विकास हुआ, विकास के बाद हर चीज की एक अवस्था होती है, अवस्थाओं के बाद इसका
आगे जाके बताते हैं, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पतन भी हुआ है, पतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे खाली इसकी खोज कैसे हुई, इसको जाना कैसे कि ये सभ्यता है। तो 81 वर्ष पूर्व एक, जैसे हम लोग देखते हैं कि नदी, कहीं तालाब, कहीं पे हम लोग रोड बनाते हैं तो वहाँ पे खुदाई करते हैं। उस खुदाई में हम लोगों ने पाया कि वहाँ पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसे स्थान देखने को मिले जहाँ बस्तियाँ टाइप की थीं। उन बस्तियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया और भी खुदाई की गई, तो पूरा गाँव का गाँव बसा पाया गया। उसके बाद जो साक्ष्य निकल के आते हैं वो सिंधु नदी के समीप हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब जब इसका विकास हुआ तो ये विकास की अवस्था में एक शहर की तरह थी, एक नगर की तरह थी, और इस नगर के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। इसमें एक दूसरे पॉइंट है कि जो कराची, लाहौर जो रेलवे लाइन का विकास चल रहा था, उसी समय उसकी खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान ही इसकी पहली बार अवशेष देखने को मिले। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज हम कहीं जाएं, पहाड़ देखेंगे, पहाड़ों के पास में नदियाँ रहेंगी, नदियों के पास में साइड में कहीं झील भी बन जाती है, और झील के आगे जाके कुछ प्लेन स्तर होता है तो वहाँ पर मैदान बन जाते हैं। ऐसे ही इस सभ्यता में भी हुआ करता था। नदियाँ थीं, नदियों के किनारे लोग बसे हुए थे, वहाँ पर पहाड़ भी थे, मैदान भी था, सभी प्रकार के लोग अपने-अपने स्तर पर कार्य करते थे। वहाँ पर नगर सभ्यता थी, ग्रामीण जीवन भी था, लेकिन लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगरीय सभ्यता में रहते थे। इसकी खोज जानते हैं आप, दयाराम साहनी ने 1921 के दौरान की। अब 1921 के दौरान जब खुदाई चल रही थी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खुदाई की जा रही थी, तो उस समय उसके जो निदेशक थे सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में इस स्थान की खुदाई होती है, और खुदाई के बाद एक साल बाद फिर से एक नए स्थल, जो कि 1922 में, सबसे पहले जो खुदाई होती है 1921 में हुई थी, उसके बाद 1922 में फिर खुदाई की गई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। तो वहाँ पर देखा गया कि पाकिस्तान के ही एक सिंध प्रांत है जहाँ, वहाँ पर लरकाना नामक एक जिला है, वहाँ पर मोहनजोदारो करके एक स्थान प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदारो का मतलब होता है जो मृतकों का टीला, मतलब ये स्थान पूर्व में एक स्थल था, लेकिन इसका जो नाम दिया गया है, वहाँ पर सभ्यता का जब पतन हुआ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए होंगे, इसलिए इस स्थान का नाम मोहनजोदारो रखा गया, जो मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एक बहुत स्तूप की खुदाई चल रही थी 1922 में, तो उसी समय पे और एक स्थान का पता चला। ऐसे ही करके धीरे धीरे खुदाई होती गई, विभिन्न प्रकार के स्थान खोजते गए, और आगे जाके एक पूरी की पूरी ये सभ्यता बन गई। सड़क जो सभ्यता होती है उसमें सबसे पहले क्या डेवलपमेंट होता है, नदी के किनारे इसका विकास होता है, क्योंकि नदी के किनारे ही लगभग दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं विकसित हुई हैं। तो उसमें ये भी एक सभ्यता है जो सिंधु नदी के समीप में और भी उसकी संबद्ध जो नदियां थी वहाँ पर डेवलप हुई। उसके बाद आगे जाके हड़प्पा मिला, मोहनजोदारो मिला। मोहनजोदारो के बाद और भी लोथल और भी जो भी स्थल मिलते गए, आगे जाके पूरा का पूरा एक इतिहास हो गया। पहले एक स्थल नाम से था, लेकिन धीरे धीरे जब स्थलों का विकास होता गया तो फिर एक ये सभ्यता के नाम से डेवलप हो गई। आगे जाके एक विद्वान है जो इसके बारे में डीप में बताते हैं कि जो हड़प्पा की स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, वो एक प्रकार से जुड़वा बहनों की तरह है, क्योंकि ये पास पास में थे और इन्हीं का दोनों का आपस में संपर्क रहा होगा। ये एक दूसरे की जुड़वा राजधानी है। स्टुअर्ट पिगट इसके बारे में बताते हैं कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो स्थल हैं वो अपने आप में दोनों संबद्ध थे एक दूसरे से। आगे हम लोग देखेंगे भारत के जो उपमहाद्वीप है, भारत उपमहाद्वीप क्या है? भारत तो एक देश है, लेकिन उपमहाद्वीप का मतलब महाद्वीप से छोटा। लगभग इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सभी देश संबद्ध होते हैं इससे, और इन्हीं के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ है। यहीं पर इनके स्थल ज़्यादा से ज़्यादा पाए भी गए हैं। लगभग अभी तक 1000 स्थलों का कहें कि खोज हो चुकी है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो स्थल हैं डेवलप पाए गए, इनको नगर की संज्ञा दी गई है। छोटे छोटे करके स्थान मिले उनको तो एक स्थान पाया गया, लेकिन जो नगर के रूप में संज्ञा दी गई है वो है पहला हमारा हड़प्पा, जिसके बारे में हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं।
दूसरा जो हमारा स्थान है मोहनजोदारो, तीसरा है चौंदड़ो, चौथा है लोथल, कालीबंगा, छठवां है हिसार और सातवां है बनावली। ये जो स्थान हैं इनको नगर की संज्ञा दी गई है और इन नगर की संज्ञा इसलिए दी गई है कि जो इनका नगरों का विकास है खुदाई में पाया गया है कि ये एक नगर की श्रेणी में डेवलप थे। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो नगर के रूप में व्यवस्थाएं होती हैं वो पूर्व में थी। आगे हम लोग देखेंगे सभ्यता का विस्तार। अब इस सभ्यता का विस्तार जैसे भारत और पाकिस्तान में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सभ्यता का जो विकास है भारत और पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत का गुजरात और हमारे जो राजस्थान है, हरियाणा, इन राज्यों में और उसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत इसको देखा गया है विकास का। जम्मू कश्मीर, ये मुख्यतः राज्य हैं। भारत में तो सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन ये जो एक उत्तरी क्षेत्र में भारत के, पश्चिमी क्षेत्र में भारत के जो राज्य थे ये ज़्यादा संबद्ध थे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आलमगीरपुर पढ़ते हैं, वो जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। एक जो नदियों का विकास है इसी सभ्यता के विकास क्रम में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जम्मू में देखेंगे मांडा स्थल है, जो मैंने बताया आपको, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान है वहाँ से, और दक्षिण में जो नर्मदा नदी है वहाँ तक। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र में देखेंगे मकरान, जो कि पाकिस्तान में स्थल पड़ता है, और उसके बाद सुदकेंगडोर जो पाकिस्तान में ही है वहाँ तक इसका विकास था। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे पूर्व स्तर पर, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो 3-4 स्थानों पे ही पाए गए हैं, सुदकेंगडोर में, आलमगीरपुर में, मांडा और दैमाबाद में। ये जो सभ्यता थी लगभग त्रिभुजाकार में थी। इस सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता है वो सुमेरियन सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये अपने आप में एक दूसरे की समकालीन है और ये सभी विस्तृत सभ्यताएं हैं। इनका हम लोग काल देखेंगे, कोई भी सभ्यता होती है कितनी पुरानी है, इसका अध्ययन हम लोग यूरेनियम के आधार पर, यूरेनियम एक धातु होती है, यूरेनियम के समस्थानिकों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसके अपने अपने आधार पर साक्ष्य दिए हैं और डेट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माधव स्वरूप वत्स, उन्होंने 3500 से 2700 ईसा पूर्व इसका समय बताया, माधव स्वरूप वत्स ने। उसके बाद 3250 लगभग ये सभ्यता ही जहाँ से आप देखेंगे तो 3000 वर्ष पूर्व ही मानी जाती है। लगभग पूरा आज से समय मिला लिया जाए तो 5000 वर्ष हो चुका है सभ्यता का। ऐसे ही 2900 से 1900 ईसा पूर्व डेल्स महोदय ने, 2800 से 1500 ईसा पूर्व अर्नेस्ट मैके जो एक पुरातत्ववेत्ता थे, 2500 से 1500 ईसा पूर्व मार्टिन व्हीलर, 2350 से 1700 ईसा पूर्व CJ गैड और 2350 से 1750 ही DP अग्रवाल भी इसके बारे में बताते हैं। लास्ट में जो है 8वां है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। जो 2350 है, 2350 से 1750 लगभग, इसको जो DP अग्रवाल हैं इनकी जो डेट्स दी गई है इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको तथ्यात्मक रूप से माना गया है सही कि ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है, और ये आज से नहीं, लगभग आज के समय को और पूर्व के समय को मिला लिया जाए तो लगभग 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता हो जाती है। अब इसके कुछ स्थल हैं और उनकी खोज किस वर्ष की गई इसको हम लोग समझेंगे। हड़प्पा, जो मैंने बताया कि इसकी खोज दयाराम साहनी 1921 में की गई थी। दूसरा जो स्थल है हमारा मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज 1922 में। रोपड़ स्थान है जो, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई 1953 में। लगभग शुरुआत में जो सभ्यताएं खोजी गई, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर, उसके बाद 20 साल बाद
30 साल बाद फिर से नए स्थलों की खोज शुरू हुई और उसमें देश आज़ाद होने के बाद फिर से सिंधु घाटी की सभ्यता के नए जो नगर हैं मिलने लगे। कालीबंगा 1953 में इसकी खोज हुई ब्रिजवासी लाल और अमरलाल घोष ने। लोथल एक गुजरात में पड़ता है, ये रंगनाथ राव नाम के एक खोजकर्ता थे, उन्होंने इसकी खोज की। चौंदड़ो एन गोपाल मजूमदार, सुरकोटता जगपति जोशी, पणावली रविंद्र सिंह बिष्ट, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है यज्ञ शर्मा, और इसके बाद रंगपुर कोटदीजी और सुदकेंगडोर ये मुख्य स्थल है हड़प्पा के, और इनके बारे में हम लोगों को विस्तृत जानकारी भी मिलती है। विस्तृत यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं कई चीजों के। ऊपर के जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थान हैं और वर्ष हैं, इसको याद जरूर रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सबसे प्रारंभिक अवस्था में है। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में होती है, और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थल 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज होती है। आगे हम लोग देखेंगे हड़प्पा नदियों के किनारे बसे नगर। अब नगर हैं तो मैंने आपको बताया पूर्व में कि जो भी सभ्यता है वहाँ के नगर हैं, सभी के सभी नदी के किनारे ही डेवलप होते हैं, क्योंकि पूर्व में नदियों के किनारे पानी की व्यवस्थाएं, सिंचाई की व्यवस्थाएं और विभिन्न प्रकार के फसल उगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें डेवलप होती हैं वहाँ नदियों के किनारे। संसाधन की पूर्ति हो जाती थी, इसलिए नदियों के किनारे सभ्यताएं बसती थी। तो पहला है हमारा मोहनजोदड़ो। इसमें हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो है जो वो सिंधु घाटी जो सभ्यता मैंने शब्द दिया है वही सिंधु नदी से नाम पड़ा है इसका। और दूसरी है जो हमारी हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है। रावी ये सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम ये नदियां हैं। इन्हीं रोपड़, जो रोपड़ एक स्थल है ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, ये घाघरा नदी है और एक घग्गर है। घग्गर नदी को ही हम लोग कभी कभी सरस्वती नदी भी बोल देते हैं। लोथल, लोथल एक स्थल है, ये गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सुदकेंगडोर, सुदका गैंडोर मतलब एक जो पश्चिमी क्षेत्र में हमारा पाकिस्तान के पास में है, ये दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। बालाकोट, बालाकोट अरब सागर में है। अरब सागर जानते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, ये हमारे भारत की सीमाओं के, भारत के नदी के जो समुद्री सीमा है इसके बाहर बसे हुए सागर है। सुद का कोह ये अरब सागर में बसा हुआ एक स्थल है इसका। आलमगीरपुर ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार आया है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पास में मेरठ स्थान के पास में है और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर मदार नदी, मदर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोटदीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, नदियां हैं, ये ही दोनों मिलकर एक सभ्यता का विकास किए हैं और आगे जाके जो मुख्यतः ये नगर थे इन्हीं से एक सभ्यता का विकास हुआ है। अब इनके जो स्थान हैं वो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बांटे गए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पश्चिमी स्तर पर। पश्चिमी पे हम लोग देखेंगे, पश्चिमी में ये जो पश्चिमी पूरा स्थल है, पश्चिमी सुद का गैंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पूर्व में, पूर्व मतलब हमारा पूर्वी स्थल, पूरा स्थल के नाम से आलमगीरपुर मेरठ में है ये। उत्तर, उत्तर में जो पूरा स्थल है उसको मांडक राजस्थान में देखा गया है और दक्षिणी पूरा स्थल है इसको दैमाबाद महाराष्ट्र में। अब ये यदि हम लोग देखें एक नक्शे के आधार पर तो इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा तिरछा बन रहा है। इसको ये चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया, इन्हीं चार दिशाओं में ये इसकी सीमा है। पश्चिमी सीमा हमारे बलूचिस्तान तक थी। उत्तरी सीमा हमने देखा, जो बस उत्तरी सीमा थी वो कहाँ थी? जम्मू कश्मीर के मांडा तक थी। पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर मेरठ और दक्षिण की जो सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र। ये चार जो सीमाएं हैं इन्हीं तक यहाँ इसका विस्तार था। ये जो सभ्यता थी इन्हीं चार क्षेत्रों में डेवलप हुई और यहाँ तक इसकी सीमा देखी गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके मूल निवासियों के बारे में। तो विभिन्न विद्वानों के मत
ये है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, कोई आर्य मानता है, कोई द्रविड़ मानता है, कोई सुमेरियन ही लोग मानता है। विभिन्न प्रकार के विद्वान हुए, उन्होंने अपने-अपने स्तर पर बात रखी है। तो इसमें देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी बताते हैं और रामचंद्र एक इतिहासकार थे, वो बताते हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता दोनों का निर्माण आर्यों से होता है। गार्डन चाइल्ड सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में सुमेरियन को मानते हैं। ये बताते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सुमेरियन सभ्यता से आए हुए थे। राखलदास बनर्जी का मत है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ हैं, जो कि द्रविड़ जाति आप जानते हैं जो भारत के दक्षिण का क्षेत्र है, वहाँ पर द्रविड़ जाति के लोग पाए जाते हैं। मार्टिमल व्हीलर मानते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित दस्यु और दास यही लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। इन्हीं सब विवादों को देखकर डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि इस पर यदि किसी भी प्रकार का हम लोग विचार करें तो ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से ये भारत के ही मूल के लोग हैं, क्योंकि इनके जो अवशेष पाए गए ज़्यादातर यहाँ का विकास भारत में ही पाया गया है। इनकी नगरीय योजना तो अपने आप में आज जैसे हम लोग नगरों का विकास करते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, मकान के जो गेट होते थे वो रोड की तरफ खुलते थे, दूसरा गेट होता था पीछे तरफ खुलता था। विभिन्न प्रकार के जो पक्के मकान थे वो ईंटों से बने होते थे। लोग जो पानी का सिस्टम था वो ग्रिड के सिस्टम था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। स्टोरेज जो बनता है कोल्ड स्टोरेज जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं एसीपुर में, जैसे खाना रखने के लिए कोई चीज़ होती है, बर्फ रखने के लिए, ऐसे ही अन्न रखने के लिए भी उस सभ्यता में व्यवस्था थी। अन्न भंडार थे, अन्नागार थे, नहाने के लिए विशाल स्नानागार थे। ये सभी चीज़ें ऐसी थी कि एक नगर की संज्ञा इनको दे सकती हैं। इनका जो धर्म है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, इस पर हम लोग यदि माने तो इसमें अवशेषों के आधार पर ये कहा गया है कि ये देवियों की पूजा करते थे। जो देवी देवता आज हम लोग पूजते हैं, ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब देवी या मूर्तियों की पूजा आज नहीं प्राचीन काल से होती चली आ रही है, और इसमें पूजा प्रकृति की देवी होती थी उसकी पूजा करते थे, क्योंकि जो प्रकृति की देवी होती थी वो उन्हीं से बारिश होती थी, उन्हीं से उनको विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती थी, इसलिए वो प्रकृति के नाम की देवी की पूजा करते थे। कुछ मोहरें पाई गई, कुछ अवशेष रूप में चित्र पाए गए हैं, जिससे माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं पूजा करते थे, और उस समय पे शिव जी, शंकर जो रहते थे उनके लिंग की पूजा करते थे, पशुपति शिव। और उसके बाद जो वृक्ष थे पीपल और नीम, इनको भी वो लोग अपने एक प्रकार से देव के रूप में मानते थे, उनकी पूजा करते थे। जो आज का हमारा समाज है, हमारी संस्कृतियां हैं, कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती हैं। सिंधु सभ्यता भारत में ही डेवलप हुई, इसलिए उसके कुछ अंश आज भी हमारे समाज में बने हुए हैं। यही रूप हम लोग आज भी अपनाते हैं, कुछ इसमें चेंजेस है। और उसमें जो पशुपति शिव है वो सबसे ज़्यादा पूजे जाते थे मूर्ति के रूप में। और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि हाथी, बैल जो भी हैं जानवर वो भी यहाँ देखे गए। कृषि तो ऐसा है कि जैसे हम लोग आज करते हैं, ऐसे पूर्व में करते थे, लेकिन आज जो हम लोग विभिन्न प्रकार की खेतियां करते हैं वो नहीं, सिर्फ उस समय खाद्यान्न की पूर्ति होती थी पेट चलाने के लिए। धीरे धीरे जब मानव ने विकास किया तो उसने खेती शुरू की, और खेती के क्रम में धीरे धीरे जैसे ही समझ में आता गया आगे विभिन्न प्रकार की खेती करता गया। जैसे देखेंगे इसमें बताया गया है कि गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन करने लगा आदमी। अब गुजरात के कुछ स्थानों पर बाजरा के भी अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यदि देखें तो इस सभ्यता में उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं जो आज हम लोग खो रहे हैं। इससे ये आभास होता है कि जो सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग कपास की भी खेती करते थे। भाई कपास की खेती करते होंगे तभी तो वो लोग वस्त्र पहनते होंगे, उन्हीं से कपड़े बनते हैं। कृषि को प्रधान रूप में विकास किया गया, अनाज का उत्पादन भी भारी मात्रा में होता था। जो हम लोग पैसे के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, मोहर होती हैं, मोहरों का और टेराकोटा जो एक कपड़ा होता है, टेराकोटा जो सॉरी एक मूर्ति बनाने की कला है टेराकोटा, इन्हीं से एक साड़ के बने हुए चित्र मिले हैं।
मतलब मोहरों से और टेराकोटा से जो मूर्तियों के चित्र हैं वो सांड के चित्र मिले उन पर बने हुए, जैसे कोई चीज है प्लेन है उस पर सांड के चित्र चित्रित किए गए हैं। बैल को भी दिखाया गया है, मतलब वहां पर बैल, सांड, हाथी, विभिन्न प्रकार के जानवर मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं। इस पे सबसे बड़ी चीज ये है कि हड़प्पा के जो लोग हैं कृषि को प्रचुर मात्रा में करते थे और उसके साथ साथ पशुपालन भी करते थे, क्योंकि खेती करेंगे, खेती के साथ साथ पशु पालेंगे, जिससे खेती होगी और खेती के साथ साथ उनको दूध, घी, विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त होंगी। यहाँ पर एक घोड़े का भी साक्ष्य मिला है, देखेंगे घोड़े का साक्ष्य। अब घोड़ा जो है ऐसा तो है नहीं कि पूरे उसके स्ट्रक्चर मिला हो, कुछ उसकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पाया गया है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में घोड़े, बैल, गाय और विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार के देवी देवता आज की तरह प्राचीन और आज पूर्व जो भी स्थिति मिलाएं बराबर है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस मानव के रहन सहन में अंतर हुआ है। विकास होता है लेकिन जो विकास पूर्व में है उस अवस्था आज भी परिलक्षित होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, अब उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोड़े यात्रा के लिए थे, वहां पर बैल और भी जानवर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे इन सबको देखा गया है, पाए गए। ये कुछ चित्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान मिले हैं। ये मूर्ति आप देखेंगे इस प्रकार की, अब इससे टूटी हुई मूर्ति है, ये एक राजा की मूर्ति दिखती है और ये एक जानवर है। इसके आगे कुछ ऐसे चित्र के रूप में लिपि लिखी गई है, पता नहीं इसको क्या है। इसमें एक नर्तकी की मूर्ति बनाई गई है, ये थोड़ा कट गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं। इसमें एक सांड बनाया गया है और ये छठवां जो चित्र है इसमें एक माला टाइप की बनाई गई है। मतलब वही सब चीजें हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक सभ्यता थी। अब इस किस कारण इसका स्थान भी आज देखेंगे, जैसे हम लोग पहले कुआं किया करते थे, स्नानागार किया करते थे नहाने के लिए, वो भी है। डांसिंग गर्ल की फोटो खोजने में मिली है कि कैसे नृत्य करते हुए नर्तकी की पिक्चर। ये बर्तन है जो धूसर माटभंड कहा जाते हैं, चित्रित धूसर माटभंड। ये मिट्टी के बने हुए बर्तन थे और विभिन्न कलाओं के द्वारा इनको बनाया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी डेवलप था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसमें जो मकान बनते थे वो किला टाइप के बनते थे, देख रहे हैं चित्र में आप। उसके बाद अंत में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका पतन कैसे हुआ। अब इसके पतन का जो कारण है कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कहा है, एक सिद्धांत में कहा जाता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। आज के जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि भारत में जो आर्य और अनार्य का जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, इन्हीं आर्य लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया। एक विद्वान ऐसा बोलते हैं। दूसरे विद्वान बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में कुछ ऐसे तत्व पाए गए जिनसे सिद्ध होता है कि सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई। मतलब धीरे धीरे कोई कारण रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो बताते हैं आक्रमण का, इसका एक खंडन करते हैं, बताते हैं कि आक्रमण से विलुप्त नहीं हुई है। दूसरी तरफ कुछ जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वो बताते हैं कि प्रकृति में कोई ऐसी समस्या आ गई जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, इन सब के कारण वहाँ के लोग, वहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वान बताते हैं कि प्राकृतिक कारण और पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार के हलचल होने से, जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो जाने की वजह से यहाँ के लोग, यहाँ की जो सभ्यता है वो नष्ट हो गई। और कुछ लोग बताते हैं कि नदियों द्वारा जो मार्ग है बदल देने के कारण, भाई जैसे नदियाँ हैं जिस मार्ग से बहती थी, अब वो अपना रास्ता बदल दी, जिससे उस स्थान पर होने वाली खेती, पशुपालन, वो सभी प्रभावित हुआ, जिससे आगे जाके इस सभ्यता का एक प्रकार से विनाश हो गया। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया। प्राकृतिक घटनाएं इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई हैं कि कोई ना कोई प्राकृतिक घटना तो हुई है। जब इतनी समृद्ध सभ्यता थी तो फिर एकदम से इसका पतन कैसे हो गया। ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारा विस्तृत
जानकारी का वीडियो। आई होप कि आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आया होगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2021 की पहली क्लास थी। इसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।